नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सबका ईईडब्ल्यू में फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए आज बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कैसे क्वालिफ़ाई किया जाए, या फिर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो जॉब्स होते हैं उनको हम कैसे क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये मुझे जो समझ में आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या गवर्नमेंट जॉब्स पाना इतना आसान नहीं है। इट्स रियली डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होता है इन्हें क्वालिफ़ाई करना। और देखिए, इसके साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये असंभव भी नहीं है। अगर असंभव होता तो इतने लोग नहीं क्वालिफ़ाई करके रखते। जब मैंने ये स्कूल सर्विस कमीशन क्वालिफ़ाई किया था और जब मैंने अपना रैंक देखा था कि 19th रैंक मुझे मिला है पूरे वेस्ट बंगाल में, तो मुझे खुशी भी हुई थी, उसके साथ साथ डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ था। खुशी तो इस बात की थी कि पहले ही चांस में मैंने क्वालिफ़ाई कर लिया था, और डिसअपॉइंटमेंट इस बात की थी कि रैंकिंग 1 से 20 के अंदर नहीं होके अगर 1 से 10 के अंदर होता तो शायद और ज़्यादा अच्छा होता। खैर, जो हो गया है वो हो गया। इन चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, और आई जस्ट वांट टू शेयर दोज थिंग्स टुडे विथ यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टॉक अबाउट रिटन एग्जाम। रिटन की बात करें तो जनरली व्हाट हैपेंस, द क्वेश्चंस कम इन एमसीक्यू फॉर्म्स। यस, क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म्स में आने से फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। फ़ायदा तो ये है कि अगर आपको बिल्कुल पता है करेक्ट आंसर तो आपने डायरेक्ट टिक कर लिया, आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस के जवाब नहीं देने, अपने वर्ड्स में नहीं लिखने, वो सबका हेडेक नहीं रहता एमसीक्यूज़ में। ये चीज़ अच्छा है। और डिफ़िकल्टी ये है कि एमसीक्यू देखा जाए तो वाकई में डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप एमसीक्यू में सही जवाब को कभी टिक नहीं कर सकते। चारों ऑप्शंस आपको इतने क्लोज लगेंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन सा सही है कौन सा गलत। अच्छा, जब हम बात करें इस चीज़ की तो हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने कहा ना, कॉन्सेप्ट आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब क्या, व्हाट डज़ दिस मीन? इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहती हूँ। मेरा जो पेपर था, एग्जामिनेशन पेपर, उसमें जब मुझे क्वेश्चन आया था, मुझे याद है कि पीएच वैल्यू क्या है, सलाइवरी एमाइलेस की पीएच वैल्यू ऑप्शन थी। 7.5 था, 7.8 था, 7.6, चार ऑप्शंस ऐसे ही दिए हुए थे। पीएच डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ दिए हुए थे। अब बात यह है कि सोचिए, मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पूरा पढ़ा था, मैंने कहीं नहीं कुछ छोड़ा था। सारे कॉम्पोजिशन जितने सीक्रेशंस थे, सबके कॉम्पोजिशन, सबके पीएच रेंज भी मुझे पता थे, पर एग्जैक्ट पीएच वैल्यू मैंने नहीं पढ़ा था, जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किया मैंने, मतलब मुझे तुक्का लगाना पड़ा। आई वॉज नॉट श्योर विद द आंसर। तो ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। देखिए, मुझे उस वक्त लगा था कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट है, कहीं भी मैंने कुछ नहीं छोड़ा है उस पार्ट में। पर देखिए, ऐसा सवाल आया कि एग्जैक्ट सबका पीएच, जितने जितने सिक्रेशंस थे, 6 to 7 सिक्रेशंस हुए थे, सबका पीएच भी मुझे जानना था। वो पार्ट मैंने नहीं किया था। तो यहाँ पे मुझे आपको, मैं इस एग्जाम्पल देने का मतलब यही है कि आपको समझाना चाहती हूँ कि कितने डेप्थ तक आप कम टॉपिक्स कवर कीजिए, कोई बात नहीं है, पर जितने टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं उसका पूरे डेप्थ तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज़ जो सॉल्व करने का जो एक पैटर्न है उसका भी बहुत एक इम्पॉर्टेंस है। उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखनी होगी। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस ये नहीं कि अपने मनमानी बस एक बुक खोल लिया, अपने बस टिक मारते जा रहे हो, 1 घंटा हो गया, उसमें 20 to 30 आपने एमसीक्यू टिक किए और बाकी फिर अपने टाइम लेके आराम से पूरा दिन लगा दिया। ऐसा नहीं, आप डिसाइड कीजिए कि पर क्वेश्चन में आप कितना टाइम रखेंगे। सोच सकते हैं 3 to 4 सेकेंड्स, जैसे मैंने किया था। मैंने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही पूरा पढ़ा था। मैंने पर क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड्स दिया था मैंने। इसी तरह से मैं सॉल्व करती थी। इससे होता क्या, आप इतना यूज टू हो जाते हैं इस पैटर्न में, इस टाइम लिमिट में, आप इतना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने लगेंगे कि बाय द टाइम जब आप फाइनली बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको देखते ही वो क्वेश्चन जल्दी आप टिक भी मार देंगे, वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर पे आप टिक करेंगे, और उल्टा आप देखेंगे कि शेड्यूल टाइम के पहले ही आपका ख़त्म हो गया। मेरा जैसे शेड्यूल टाइम के 10 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया था। तो इसमें मैं तो ये नहीं कहूँगी कुछ आपको रिवाइज करने का या फिर चेक करने का फ़ायदा, क्योंकि एक बार आपने जो सर्कल को मतलब कर दिया, फिलअप कर दिया, तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो चीज़ आपको चेक करनी होती है, जिसके लिए आपको 5 मिनट्स कम से कम ज़रूरी होता है, वो ये है कि आपने कोई एमसीक्यू छोड़ तो नहीं दिया। कोई एक ओएमआर शीट में कोई एक क्वेश्चन हो सकता है, कोई एक सर्कल आपने नहीं गोला किया हुआ है या नहीं फिलअप किया हुआ है, वो चीज़ चेक करने के लिए आपको टाइम चाहिए। क्योंकि होता है, बहुत बार होता है, हमने क्वेश्चन में टिक किया हुआ है पर हमने ओएमआर शीट में उसको फिलअप नहीं किया है। इस चीज़ को देखने के लिए आपको लास्ट के 5 to 6 मिनट्स ज़रूरी है। तो ऐसा आप अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए, अपने टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करके। अगर टाइम को
टाइम को बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको इन्वॉल्व कीजिए जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये नहीं कि जैसे मैंने कहा डोंट गो फॉर ऑल दिस कि हाँ जैसा मर्जी वैसे ही टिक कर लिया, तो होगा क्या, आप प्रैक्टिस में रहेंगे। और एक चीज़, जितना ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर सके, तमाम बुक्स हैं, नेट पे भी आपको बहुत सारे पैटर्न्स एमसीक्यूज़ के दिए रहते हैं। हमने हालांकि नहीं सॉल्व किया था नेट से कोई भी, पर आप लोग कर सकते हैं। तो वो चीज़ है, जहाँ से भी आपको उस सब्जेक्ट पे बेस पे, उस टॉपिक के बेस पे एमसीक्यूज़ मिलते हैं तमाम बुक्स से, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि मैंने ही लगभग, मुझे तो 1 मंथ टाइम मिला था अपने आप को रेडी करने के लिए, वो भी 1 मंथ का पूरा दिन नहीं, क्योंकि आई हैड माई प्राइवेट जॉब एज वेल एज माई किड्स, तो मुझे बस रात का समय मिलता था। तो लगभग मुझे जहाँ तक याद है, एक महीने मैंने 3000 के आसपास एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो मतलब मुझे इसलिए एग्ज़ाम में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मुझे पॉन्डर करने के लिए, थिंक करने के लिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। मुझे क्वेश्चन देखते ही आंसर पता था। तो ये क्यों था, इससे प्रैक्टिस की वजह से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही अच्छा। एमसीक्यू सॉल्व करने का भी एक तरीका है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि आंसर्स पहले सब देख लिया और उसको टिक कर दिया, आंसर्स देख के सारे आपने टिक कर लिए, फिर उसको याद करते हैं। ये मेथड बहुत जन अप्लाई करते हैं, पर मैं आई डोंट लाइक, फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट लाइक दिस मेथड, बट यू कैन डू दिस। बट व्हाट आई डिड वाज, आई जस्ट ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट। बिना पीछे के आंसर्स देखे मैंने पूरी कोशिश की पहले सॉल्व करने की, ठीक है। देखा खुद से कितना मैं टिक कर सकती हूँ। अगर मुझे नहीं आ रहा है कोई पर्टिकुलर आंसर, तभी मैं पीछे देखती थी, बैक आंसर्स को देखती थी, और फिर मैं ये समझ जाती थी कि वो टॉपिक या वो पार्ट मेरा बिल्कुल क्लियर नहीं है, तभी आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दैट एमसीक्यू। तो मैं क्या करती थी, फिर उस टॉपिक को जाके फिर से अच्छे से पढ़ती थी, फिर मैं चेक करती थी बाकी एमसीक्यू से रिलेटेड एमसीक्यूज मैं सॉल्व कर पा रही हूँ कि नहीं। जब सॉल्व करने लगती थी, देन आई वुड अंडरस्टैंड कि हाँ अब वो पार्ट मेरा क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। पहले खुद से कोशिश कीजिए, एक चैप्टर हो गया, टॉपिक हो गया, उसके बेस पे जितने एमसीक्यूज है पहले सॉल्व कीजिए, देखिए आपको कितना आप कर पा रहे हैं अपने बलबूते, बिना आंसर्स देखे। आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ तक समझे हैं, कहाँ तक वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब बात है कब से शुरू करें पढ़ाई। मैं तो कहूँगी कि सबसे अच्छा है, जैसे आज आप फॉर्म फिलअप किए तो आज से आपका टाइमिंग शुरू हो गया, ठीक है। बेस्ट है यही, आपका आज से एग्ज़ाम, आपने आज फॉर्म फिलअप किया एंड योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, बिकॉज इट विल बिकम लेट। अगर आप वेट करेंगे कि हाँ विल आफ्टर 2 months आई विल स्टार्ट, आफ्टर 3 months आई विल स्टार्ट, आई डोंट थिंक सो मच टाइम यू विल गेट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड रादर यू विल बी वेरी लेट, ठीक है। अब चलिए आते हैं हम इंटरव्यू के पार्ट में, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा ही देख लीजिए, बहुत जन हमारे साथ थ्योरी में क्वालिफाई किए थे, बट दे वर नॉट qualified in interview, ultimately they did not get the job. So this is also a very vital part, rather I can say much more vital. तो यहाँ पे 5 minutes मिलता है for you to analyze your, they get 5 minutes to analyze you, and rather you get 5 minutes to prove yourself, ठीक है ना। तो ऐसी बात है। तो इसमें जब आपको 5 minutes मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने के लिए, आप अपना बेस्ट दीजिए। अब बेस्ट में आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। बैठने का पोस्चर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जस्ट सिट स्ट्रेट and look into the eyes of your person who is taking the interview. Look into their eyes and answer their questions. That is the best method. ये नहीं सर झुका कि, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। अगर आप ऐसे झुक के बैठे हुए हैं तो क्या हो रहा है, ये आप दिखा रहे हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं है, यू आर जस्ट गोइंग डाउन, है ना। तो अपना बॉडी लैंग्वेज इस तरह से वहाँ पे रखिएगा। भले आपके नर्वसनेस है, आपके अंदर ऑब्वियसली नर्वसनेस होता है। आई वाज वेरी नर्वस व्हेन आई वाज गिविंग माय इंटरव्यू, बट आई डिडंट allow the person to know that I was nervous. I didn't allow the nervousness to come on my face, है ना। मेरे चेहरे पे वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। you just behave as if so you are very confident. ये एक शो वहाँ पे you have to show, है, समझ में आ रही है। एक शो है जो आपको वहाँ पे शो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज द थिंग्स विल बी इन योर, इट विल नॉट बी रदर इन योर फॉर रदर इट विल बी इन अ नेगेटिव वे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, पॉजिटिविटी दिखानी है अपने बॉडी लैंग्वेज से। और दूसरा चीज़, अगर आपको कोई आंसर नहीं आता सपोज, ठीक है, तो ये नहीं कि होता है ना यू स्टार्ट स्टैमरिंग देयर, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जस्ट अ मिनट सर या जस्ट अ मिनट मैम आई एम थिंकिंग, नहीं, आपको नहीं आता आंसर, यू जस्ट फ्रैंकली से सॉरी सर और सॉरी मैम, या आई एट दिस मोमेंट आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड आंसर कि इस मोमेंट में आपको याद नहीं आ रहा। हो ही सकता है आपको याद था पर इस मोमेंट में आपको याद नहीं आ रहा। सो इट्स बेटर टू गिव देम दिस क्लियर आंसर सो दैट दे कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने पहले ही कहा, दे विल हैव वेरी लेस टाइम टू एनालाइज यू, है ना। एंड इफ़ यू आर वेस्टिंग ऑन लाइक स्टैमरिंग एंड कंटिन्यूसली आप स्टैमर किए जा रहे हैं, समय वेस्ट किए जा रहे हैं, तो सामने वाले के पास इतना पेशेंस नहीं होगा कि आपको देखे।
कहेगा ठीक है आप जा सकते हैं, एंड यू विल, आपको जो एनालाइज करने का समय वो आपने खुद ही कम कर दिया. सो दैट शुड नॉट बी. गिव देम मैक्सिमम टाइम सो दैट दे कैन एनालाइज एंड यू कैन प्रूव योर सेल्फ. तो बिल्कुल स्टैम्बलिंग करके वहाँ पे समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, बॉडी लैंग्वेज, ये चीज़ें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी नर्वसनेस शो नहीं करनी है. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा वाइल यू आर बीइंग इंटरव्यूड और अदर ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. ठीक है. Rest, in conclusion, I can say follow these things, and I hope all of you, those who will apply for your competitive exams, will get a chance. और आपको जब चांस मिलेगा तो काइंडली कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा. इस आशा में हम ज़रूर वेट करेंगे. एंड टिल देन, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.